Hello students, this is Rajat Ahuja, your physics mentor. Welcome to the YouTube channel of Sky Kota Academy. तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, खासकर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए थे, होपफुली आपने वो वीडियो देखा होगा और प्रॉपरली वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया होगा। तो आज हम क्या करेंगे, इसी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे और चार्जेस से रिलेटेड कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज जो हम लोग स्पेशल बात करने वाले हैं चार्जेस से रिलेटेड, वो है चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, और उस फोर्स को किसने मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज डिफाइन किया था, वो था कूलम्ब्स ने। तो उन्होंने एक लॉ दिया था जिसका नाम था कूलम्ब्स लॉ। तो आज का हमारा टॉपिक वही है, कूलम्ब्स लॉ। ये किसने दिया था? ये दिया था चार्ल्स अगस्टिन कूलम ने 1785 में। इन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई दो पॉइंट चार्जेस स्पेस में रखे हुए हैं और किसी एक r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मान लेते हैं ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। अभी हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। दो चार्जेस रखे हुए हैं, इट कैन बी अ पॉजिटिव चार्ज और इट कैन बी अ नेगेटिव चार्ज, एंड इट इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। तो दो चार्जेस अगर किसी r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो इन दोनों पे कितना फोर्स लगेगा? कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन्होंने एनालाइज किया कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। अब इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करते हैं। तो चलो मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। आपने कभी ना कभी देखा होगा WWE जो रेसलिंग होती है, वहाँ पे एक रिंग होता है। तो हम रिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं और रिंग में हम एज्यूम कर लेते हैं कि दो फाइटर्स हैं और दोनों फाइटर जो हैं मान लेते हैं एकदम कॉमन पीपल है, कोई भी जाके वहाँ पे लड़ने चले गया। तो नेचुरली एज दे आर नॉट ट्रेन्ड फाइटर्स और दोनों को हम बोलेंगे आपस में फाइट करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा मारेंगे एक दूसरे को, थोड़ा बहुत इंजरी आएगी, बट जो इम्पैक्ट रहेगा वो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि दोनों ट्रेन फाइटर्स नहीं है। तो हम ऐसे ही एज्यूम करते हैं कि अगर दोनों चार्जेस बहुत ही स्मॉल क्वांटम के होंगे जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होगा, तो उसमें लगने, उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स भी बहुत कम होगा। अब बाय द वे, अब मैं क्या करता हूं कि एक चार्ज को रिप्लेस कर देता हूं किसी स्ट्रॉन्ग चार्ज से। वैसे ही अगर हम बात करें, वहां पे दो कॉमन पीपल को मैंने फाइटिंग के लिए भेजा था, अगर उसमें से एक को हटा के एक ट्रेंड रेसलर ले आया, चलो एज्यूम करता हूँ द ग्रेट खाली को ले आया। द ग्रेट खाली को तो हम सब जानते ही हैं। तो नेचुरली क्या होगा, द ग्रेट खाली उस पर्टिकुलर सेकंड जो कॉमन पीपल है उसको खूब मारेगा और इम्पैक्ट अच्छा खासा आएगा। मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे कि एक को स्ट्रॉन्ग कर दिया, दूसरा वीक रहा, तो फिर भी दोनों का प्रोडक्ट जो है वो अच्छा खासा आया। और यही अगर हम वाइस वर्सा करेंगे तो भी होगा कि अगर हम दूसरे कॉमन पीपल को रखेंगे और एक और रेसलर ले आएंगे तो भी इम्पैक्ट अच्छा खासा रहेगा। अब जस्ट इमेजिन करो कि इस बार मैंने दोनों कॉमन पीपल को हटा दिया और दोनों रेसलर्स को फाइट करवाया। अब रिंग में सिर्फ दोनों रेसलर्स हैं, तो नेचुरली ट्रेंड रेसलर्स हैं, तो ये जो फाइट है वो लंबी चलेगी और इसका इंपैक्ट अच्छा खासा रहेगा। तो वैसे ही यहां पर भी है कि अगर दोनों चार्जेस स्ट्रांग रहें मैग्नीट्यूड वाइज, तो नेचुरली दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी ज्यादा आएगा और दोनों पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वेदर इट्स अट्रैक्शन और रिपल्सन, वो भी ज्यादा रहेगा। तो दैट्स व्हाई F is directly proportional to Q1 Q2. On the other hand, F is also inversely proportional to the distance का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस का स्क्वायर इज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड, लेकिन मेन चीज है समझने वाली इनवर्स। अब इसको फिर से हम वही रिंग वाले एग्जांपल से समझते हैं। मान लेता हूं कि दो रेसलर्स हैं, चलो एक साइड में द ग्रेट खाली है, दूसरे साइड में जॉन सीना है। अब दोनों फाइट कर रहे हैं, लेकिन अब मैं दोनों को एक कॉर्नर्स पे रख दूंगा, रिंग के कॉर्नर्स पे रखूंगा, मैं बोलूंगा तुम यहां से हिल नहीं सकते, अब लड़ो। तो मेरे को एक बात बताओ, दो रेसलर्स इतने दूर से क्या आंखों से खेलेंगे क्या? नहीं ना। ऑब्वियसली लड़ने के लिए इनको पास आना पड़ेगा और जितना ज्यादा पास आएंगे तो इनका इंपैक्ट एक क्या दूसरे के ऊपर पड़ेगा, एक का हाथ दूसरे तक पहुंचेगा, एक का पैर दूसरे तक पहुंचेगा, तो वो थोड़ा बहुत एक दूसरे को फाइट कर सकेंगे। और जितना ज्यादा पास आएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, इंपैक्ट आएगा और लड़ पाएंगे। इसका ये मतलब है कि जब ये दो चार्जेस पास आते हैं, डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स बढ़ता है, और जब ये चार्जेस दूर जाते हैं तो फोर्स कम होता है। इसीलिए फोर्स का डिस्टेंस के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करूं तो मैं क्या करता हूं, कंबाइनिंग
both the factors, अगर हम दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और नेचुरली वी ऑल नो दैट कि अगर हमको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए के कांस्टेंट, कैपिटल के कांस्टेंट पुट करेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो के कांस्टेंट है क्या है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेयर दिस के, कैपिटल के स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। थोड़ी जानने वाली और चीज है, इस के की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इस के की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹ और यूनिट आप यहां से निकाल सकते हो फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर का स्क्वायर, और कूलम नीचे में आ जाएगा तो आ जाएगा कूलम -2। तो आपको याद रखना है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और एक चीज और हमको जानने वाली होती है कि द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। कौन से मीडियम में दोनों चार्जेस प्लेस्ड हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। द मीडियम इन विच द चार्जेस आर प्लेस्ड एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपके अंदर में यहां पे एक और क्लॉज लाने वाला हूं जो आप थोड़ा समझना। इस के को हम कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि कैसे वैल्यू ऑफ के जो है वो डिपेंड कर रहा है मीडियम के ऊपर। इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे के को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। जो वैल्यू होती है के वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सिंबल, इसको हम लोग कैसे रीड डाउन करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द एप्सिलॉन। ये सिंबल है, ग्रीक सिंबल है, साथ में अगर ये 0 लगा हुआ है तो ये कहलाता है नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको कैसा रीड किया जाता है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये आता है कि चलो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वो तो क्लियर है, बट ये एप्सिलॉन नॉट है क्या, किस बला का नाम है ये एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या सिग्निफाई करता है। तो हम थोड़ा सा अभी फोकस पूरा शिफ्ट करेंगे हमारा इस एप्सिलॉन नॉट के ऊपर। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, चलो हम ये समझते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। वैसे सेम ही चीज है फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो परमिटिविटी फ्री स्पेस या वैक्यूम की जो होती है वो एप्सिलॉन नॉट कहलाती है। सर वो तो ठीक है, बट अब परमिटिविटी क्या है, तो अब हम लोग थोड़ा और समझेंगे कि एप्सिलॉन नॉट तो हमको समझ आ गया कि समथिंग कॉल्ड एज द परमिटिविटी, बट हमको ये समझ नहीं आया कि ये परमिटिविटी क्या है। तो थोड़ा परमिटिविटी को समझते हैं, क्या है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या है, इट इज एबिलिटी ऑफ अ मीडियम। ये क्या है परमिटिविटी, कि किसी भी मीडियम की एबिलिटी टू अलाउ द चार्जेस टू एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। तो मैं क्या बोला यहां पे कि इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम to allow the charges to exert force on each other। इसी को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। परमिट का मतलब ये समझ रहे हो कि अलाउ करना, कि ये किसी भी मीडियम की एबिलिटी, किसकी होती है परमिटिविटी, मीडियम की। तो ये एबिलिटी है किसी मीडियम की जो कि अलाउ करती है चार्जेस को एक दूसरे में फोर्स लगाने से। ठीक है, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे जिसको मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। मान लेते हैं कि इसे पहला केस लेते हैं, ये हमारा
चार्ज 1 है, ये हमारा चार्ज 2 है। से दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज Q2, दोनों r डिस्टेंस से सेपरेटेड है और इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या है, फ्री स्पेस है या वैक्यूम है। और अभी 2 मिनट पहले हमने देखा था कि अगर वैक्यूम में दो चार्जेस रखे हैं तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस पे फोर्स कितना लगेगा। अगर मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूं तो इसको मैं डिनोट करता हूं एफ वैक्यूम से, तो दिस विल बी नथिंग बट 1/4 पाई और फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। ये कब की बात है, जब मीडियम यहाँ पे वैक्यूम है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लॉज लाता हूं कि अगेन मैं ये दो चार्जेस को लेता हूं, Q1 चार्ज Q2 चार्ज, लेकिन इस बार यहाँ पे कोई मीडियम एक्सर्ट क्या करता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, कोई भी मीडियम। पहले वैक्यूम था बट अभी इन दोनों चार्जेस के बीच में एक मीडियम है, डिस्टेंस आज भी आ रही है। तो अब मैं पूछूं कि इन दोनों चार्जेस पे लगने वाला फोर्स क्या सेम रहेगा, तो बिल्कुल नहीं, वो चेंज हो जाएगा। तो वो फोर्स का जो वैल्यू होगा एज पर कूलम्स लॉ वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई। यहां पे हम एप्सिलॉन नॉट ले रहे थे क्योंकि वैक्यूम था, बट हम यहां पे लेंगे एप्सिलॉन, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। यहां पे एप्सिलॉन क्या सिग्निफाई कर रहा है, मैं अलग से लिख देता हूं। यहां पे एप्सिलॉन सिग्निफाई कर रहा है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, जबकि एप्सिलॉन नॉट क्या शो कर रहा था, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी किसी फ्री स्पेस या वैक्यूम का शो कर रहा था। ठीक है, तो हमने देखा कि मीडियम का क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मैं क्या करने वाला हूं कि ये दोनों इक्वेशन नंबर 2 को 3 से डिवाइड करने वाला हूं, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 3 वी गेट, तो यहां से एक एक्सप्रेशन आएगा F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, और ये पूरी टर्म हम ले लेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होल अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगेन इट विल बी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो नेचुरल सी बात है, ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एप्सिलॉन ऊपर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम एक नए नाम से भी जानते हैं, विच इज कॉल्ड एज दी एप्सिलॉन आर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एप्सिलॉन आर। होपफुली आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये एप्सिलॉन आर है, या इसको स्मॉल के से भी डिनोट किया जाता है। अब ये एप्सिलॉन आर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो याद रखना दिस एप्सिलॉन आर रिप्रेजेंट्स रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, यूज द वर्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और इस स्मॉल के वहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के लिए कैपिटल के यूज किए थे, यहाँ पे स्मॉल के को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों चीज सेम है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों चीज सेम है। चाहे आप इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट कर लो, चाहे आप इसको के से डिनोट कर लो। ज्यादातर पॉपुलरली आपको के से, आपको ज्यादा के का सिंबल ज्यादा यूज होगा, या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड आपका बार बार ज्यादा यूज होगा। तो अगर हम लोग फाइनली कंक्लूड करें कि कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहां से, तो आप याद रखना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज नथिंग बट एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, या आप इसको लिख सकते हो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा। अब यहां से हम एक चीज और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले को हम रीस्ट्रक्चर करें फ्रॉम 4। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम निकालने वाले हैं, वो आपको याद रखना है। फ्रॉम इक्वेशन 4 अगर हम देखें तो आप इसको लिख सकते हो, ये मीडियम को इधर ले जाओ, के को इधर ले आओ, तो एफ मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा एफ वैक्यूम अपॉन के। तो ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा ध्यान देना, ये क्या बताना चाह रहे हैं। इक्वेशन नंबर अगर हम 5 को देखें तो 5 हमको क्या बताना चाह रहा है, 5 हमको ये बताना चाह रहा है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एक्चुअल वो क्या बता रहा है कि कितने टाइम से आपका जो फोर्स, अगर दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा था वो के टाइम से रिड्यूस हो गया। कितने टाइम से रिड्यूस हुआ वही कौन बता रहा है,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको चाहूं तो लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट tells by how much times the force is reduced when placed in any medium as compared to वैक्यूम। थोड़ा और फील करना कि मैं इसका एक एग्जांपल देके भी आपको समझा सकता हूं इसको। अगर एग्जांपल हम देखें इक्वेशन नंबर 5 का, तो एक एग्जांपल देता हूं कि वाटर जो होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 5 से देखें, इसका मतलब है फोर्स ऑन वाटर। अगर दो चार्जेस को मैं वाटर में रखा होता तो उस पर जो फोर्स था वैक्यूम के कंपैरिजन में 80 टाइम्स कम हो गया होता। क्या मतलब है कि अगर दो चार्जेस पे फोर्स लग रहा है तो उससे जस्ट 80 टाइम्स कम लगेगा फोर्स वाटर के अंदर में, उन्हीं दो चार्जेस के बीच में। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअल में ये बताना चाह रहा है कि कितने टाइम से, कितने अमाउंट से वो फोर्स को रिड्यूस कर रहा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वैक्यूम। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, मेरी भावना आप तक पहुंच रही है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान से देखिए, यहां से ही आपको समझ आएगा कि यहां पे फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था ना, कौन सा फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हमारा था 1/4πε0। और के का यूनिट हम लोगों ने क्या निकाला था, वहां पे हम लोगों ने के का यूनिट निकाला था क्या, अगर यूनिट वाइज देखो दे तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन की यूनिट क्या है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं अगेन बोल रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये तीन चीज हमको और लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, ये यूनिट वाइज लिख रहा हूँ ना मैं आपको, आप कंफ्यूज मत होना कि मैं इसको इक्वेट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट भी निकाल सकते हो, वैल्यू भी आपको याद रखनी है। तो आपको याद रखना पहले एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब यहाँ पे यूनिट क्या है, यूनिट कैसे लिखोगे, तो यूनिट देखो ये एप्सिलॉन नॉट और के बीच में इनवर्स का रिलेशन है। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओगे तो के इधर आ जाएगा, और के की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका, जस्ट आपका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। तो चलो एप्सिलॉन नॉट का अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दैट विल बी यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको पता चल गई 8.85 इंटू 10⁻⁻12 जो कि आपको याद रखनी है। साथ में एक क्वेश्चन और एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का। तो कैसे निकाल सकते हो, तो पहले आपको पता होना चाहिए कूलम स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो कूलम का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है 80। तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर। न्यूटन का क्या होता है, MLT-2 यानी कि फोर्स का और उसका इनवर्स। और मीटर स्क्वायर का क्या होता है, हाँ मीटर का क्या होता है L और उसका पावर ले लो -2। तो इसको रीस्ट्रक्चर करके आप फॉर्म करोगे तो पहले m को लिखो सीक्वेंस वाइज, तो ये हो जाएगा m-1, होगा कि नहीं होगा, m-1। फिर L को देखो, L का -1 और ये L का -2, तो ये हो जाएगा L का -3। फिर T का -2 है, का इनवर्स है तो ये T2 हो गया, ये T2 ऑलरेडी है तो T2 T4 हो जाएगा, और A का पावर हो जाएगा 2, तो आ जाएगा A2। तो क्या आया हमारा m-1 L-3 T to the power 4 A square। So this is the dimensional formula for the epsilon। ये आपको एप्सिलॉन ले लो या एप्सिलॉन नॉट ले लो, ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में और कभी कभी पूछ लेता है जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो आप लोग याद रखना। नोट ये है कि अगर कोई पूछे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जिसको हम एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी जिसको बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट क्या है, तो याद रखना ये यूनिटलेस है क्योंकि ये रेशियो किसका है,
दो फोर्सेस का या दो एप्सिलॉन का, तो याद रखना के का कोई यूनिट नहीं होता, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ये आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो आज के सीक्वेंस में एक लास्ट टॉपिक जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमको डेफिनेशन लिखना है 1 कूलम का। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन क्या आया था, डिफाइन 1 कूलम। ठीक है, डिफाइन 1 कूलम करके एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो हाउ वी कैन डिफाइन 1 कूलम, तो उसके लिए हम कूलम्स लॉ पे जाते हैं। तो याद रखना क्या है बाई कूलम्स लॉ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कूलम्स लॉ, कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अभी दोनों वैक्यूम में पड़े हुए हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले में ध्यान दीजिए, अगर मैं चार्ज की वैल्यू को, मैं चाह रहा हूं 1 कूलम को डिफाइन करना, तो नेचुरली Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम पुट करूं, डिस्टेंस दोनों चार्जेस का 1 मीटर पुट करूं, तो आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, यू ऑल नो दैट, तो वैल्यू ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये तीनों की वैल्यू को हम यहाँ पुट करें तो फोर्स कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹ × 1/1 का स्क्वायर, तो इट कम्स आउट टू बी F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, कैसे हम इसका यूज करेंगे 1 कूलम को डिफाइन करने के लिए, तो समझना, थोड़ा सा हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। दी चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम when the charges are placed at a unit distance, when the charges are placed at a unit distance in vacuum and experience a force of 9 × 10⁹ न्यूटन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, द चार्ज इज सेट टू बी 1 कूलम। कब हम चार्ज को 1 कूलम बोलेंगे, जब दोनों चार्ज को हम 1 मीटर डिस्टेंस की या यूनिट डिस्टेंस पे रखेंगे और वैक्यूम में रखेंगे, और उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज का डेफिनेशन हम कूलम्स लॉ से ही लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आज जितना मैंने आपको पढ़ाया वो आपको शायद समझ आया। अगर हम देखें इसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करें, जो भी मैं आपको आज बताया हूं, तो एक बार देख लेते हैं शुरू से। ठीक है, इन ए क्विक सक्सेशन मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं कि आज हम लोगों ने देखा क्या। तो आज हम लोगों ने देखा कि कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ में आपको बता दिया, कूलम्स लॉ का फाइनल फॉर्मूला क्या आता था, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे K था तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई, जिसकी मैंने यूनिट बताई। K किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने वो भी बताया कि कैसे वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है और SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, वेदर इट्स SI और CGS। साथ में एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फिर परमिटिविटी क्या होती है कि एक एबिलिटी मीडियम की जो कि अलाउ करे फोर्सेस को, टू अलाउ द चार्जेस टू एक्सर्ट फोर्सेज ऑन ईच अदर। फिर मैंने इसके बेस पे मैंने एक फॉर्मूला निकाला किसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, जो कि निकल के आया वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, विच इज ऑल्सो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज द रिलेटिव परमिटिविटी। साथ में इसको मैंने ये भी बताया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, वो ये बताता है कि कितने टाइम्स से वो फोर्स को रिड्यूस कर देता है एज कम्पेयर टू वैक्यूम। इसका मैंने एक वाटर का एग्जांपल लेके भी मैंने आपको समझाया। साथ में एप्सिलॉन नॉट का हमने क्या किया कि वैल्यू भी लिखी, उसका यूनिट भी लिखा, उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी लिखा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हमने ये भी देखा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिटलेस होता है, एक नोट पॉइंट भी देखा। साथ में लास्ट में हमने क्या किया कि 1 कूलम का एक डेफिनेशन लिखा विद द हेल्प ऑफ द कूलम्स लॉ, कि हम कब बोलेंगे चार्ज को 1 कूलम, जब दोनों चार्जेस यूनिट डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं वैक्यूम पे, और दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो होपफुली जो आज की क्लास थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी, कूलम्स लॉ के पूरे डिटेल समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ को ही वेक्टर फॉर्म में देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दी कूलम्स लॉ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।